बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे हिफाजत से होंगे। आगाज़ करते हैं शो का, लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं एक अफसोसनाक वाक़े को जो लाहौर में पेश आया है। बागबानपुरा के इलाके में हमने देखा है कि मकान जो खस्ता हाली का शिकार था ज़मीन बोस हो गया है और उसमें बताया जाता है कि 3 ख़ानदान रह रहे थे। बहुत से अफराद जो है, बिल्कुल 3 मंजिला मकान था और 3 मुख्तलिफ ख़ानदान वहाँ पर मौजूद थे। बहुत से अफराद को रेस्क्यू तो कर लिया गया है, बहुत सारे अफराद अभी भी दबे होने का खदशा है और रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियाँ 7 हलाकतें ऑलरेडी हो चुकी हैं और वो खदशा जाहिर कर रहे हैं कि मज़ीद भी इसके मलबे तले लोग दबे होंगे। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। इस तरह के जो बड़े दिलखराश वाक़यात होते हैं ये फ़ौरी तौर पर असरअंदाज होते हैं और बहसियत कौम हम बड़े दुखी हैं इस वक्त। और इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं क्योंकि वेदर सिचुएशंस कुछ ऐसी चल रही हैं, उस पर भी ये तनबीह भी है आप लोगों को कि अगर आपके मकान खस्ता हाली का शिकार हैं, उसकी दीवारें कमज़ोर हैं, छतें कमज़ोर हैं, तो उसका बंदोबस्त पहले से कीजिए। क्योंकि हालांकि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल मानसून जो है उस तरह से नहीं बरस रहा है, लेकिन इसके बावजूद जहाँ जहाँ ऐसे मकानात मौजूद हैं उनका ख्याल रखना ना सिर्फ हुकूमत की ये जिम्मेदारी है बल्कि आपकी अपनी भी जिम्मेदारी, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ स्टेक्स पर होती हैं, तो बहुत एहतियात करें। इसके साथ साथ अच्छी खबर भी शेयर करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के हवाले से मर्दों के जेवलिन थ्रो का क्वालिफाइंग राउंड आज दोपहर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:25 पर होगा और एशियन कांसी के तमगे जीतने वाले यासिर सुल्तान भी एक्शन में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा क्वालिफाइंग मरहले में 20 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं और 82 मीटर या उससे ज़्यादा थ्रो करने वाले जितने भी एथलीट्स होंगे वो बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो 12 खिलाड़ी ये हद अबूर ना कर सके तो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मजमूई तौर पर जो टॉप 12 एथलीट्स होंगे वो फाइनल के लिए मुंतखब कर लिए जाएंगे। जी हाँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है और अरशद नदीम ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि मेरा आज क्वालिफाइंग राउंड है, मेरे लिए ख़ास दुआ करें। हमेशा की तरह अरशद ने अपील की है सबसे दुआओं की और डेफिनेटली सब करेंगे भी कि अरशद ने 4 साल कबल कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। फाइनल के 5वें राउंड में अरशद नदीम ने 90.18 मीटर थ्रो की थी। ये थ्रो न सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड थी बल्कि अरशद के करियर की भी बेहतरीन थ्रो है। 2024 में भी अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो के साथ ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जो कि एक ओलंपिक और एशियाई रिकॉर्ड है। कॉमनवेल्थ गेम्स से कबल स्विट्जरलैंड के एक टूर्नामेंट में जो कारकर्दगी थी अरशद की वो इतनी खास अच्छी नहीं रही थी, लेकिन ये जो बड़े मुकाबले हैं उनमें शानदार कारकर्दगी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उनके एजाज के दिफा पर गुफ्तगू जारी है। गुड लक अरशद, आपको एक बार फिर से कहेंगे, आप जो दुआओं के लिए बार बार अपील करते हैं उससे ही आपके अच्छे दिल की अक्कासी होती है। तो हम इसी अच्छे दिल के साथ, वैसे ही अच्छे दिल के साथ रिप्लाई भी करेंगे कि आप जहाँ जाएं उसी तरह से नाम रोशन करें। वैसे तारीख में तो इन्होंने अपना नाम लिखवा ही बिल्कुल कर लिया। चलें जी आगे बढ़ते हैं, कुछ जरा मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं और मौसम की सूरत हाल से क्या क्या असरात हो रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशें जारी हैं। जी मानसून सीज़न चल रहा है, नया स्पेल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, नदी नालों की क्या सूरत हाल है, ये सब कुछ हमने जानना है और मुख्तलिफ बड़े शहरों में क्या सिचुएशन है वो जानते हैं। पेशावर चलते हैं जी, हमारे नुमाइंदे यासिर अली मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा, प्री मानसून प्रिपरेशंस होती हैं जो हर सूबा करता है या हर शहर में भी की जाती हैं, पेशावर की क्या सूरत हाल है और ये जो रीसेंट स्पेल है, जो तीसरा स्पेल है, उससे किस हद तक मुतासिर हुआ है पेशावर शहर? जी बिल्कुल, पेशावर में आज जो है वो गर्मी है, सूरज निकला हुआ है और हब्स भी ज़्यादा है। तो पेशावर में आज गर्मी है। ताम जो पीडीए में है उनकी जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 29 जुलाई से 5 अगस्त तक शदीद बारिशें हो सकती है। तो उन्होंने जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको हिदायत की गई है कि वो अपनी तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर लें। इसके अलावा वस्ती और जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर शदीद बारिशों का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सैलाब का भी ख़तरा हो सकता है। तो वस्ती इलाकों में चतराल जो दीर अपर दीर है, इसके अलावा शांगला है, बटाग्राम है, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको हिदायत की गई है कि इस हवाले से जो हिफाजती इक़दाम हैं वो किए जाएँ। इसके अलावा जो टूरिस्ट हैं उनको भी हिदायत की गई है कि ऐसे इलाकों से गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र से गुरेज करें। अगर वस्ती इलाकों की बात की जाए तो पेशावर के अलावा मर्दान है, नौशहरा है, सवाबी है और
और चारसदा ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो 29 जुलाई से 5 अगस्त तक जो बारिशें हो सकती है उसमें इन इलाकों में सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। जो नौशहरा है वहाँ पर दरिया काबिल है, वहाँ पर जो निचले दर्जे का भी सैलाब है, तो इन इलाकों को भी अलर्ट जारी किया गया है। जो इंतजामिया है उनको हिदायत की गई है कि तमाम ज़रूरी इक़दाम जो है वो किए जाएँ। तो पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में 29 जुलाई से 5 अगस्त तक शदीद बारिशों का खदशा जाहिर किया गया है और तमाम मुतल्लिका जो इदारे हैं उनको हिदायत की गई है कि वो जो पेशगी इतलात हैं वो कर लें। जो टूरिस्ट हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और नदी नालों से जो है वो 20 फुट से ज़्यादा फासला रखें ताकि कोई ऐसा नुकसान ना हो। तो बारिशें जो है वो आज तो मौसम काफ़ी गर्म है, हब्स भी है। तो इसके अलावा जो 1 अगस्त से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तेज़ हवाओं के साथ बारिशें भी मुतवक्के हैं। तो इन इलाकों में सैलाब का खदशा है। चूँकि अगर आपको याद हो तो जो 8 अगस्त 2008 को जो सैलाब आया हुआ था तो उसमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी, जिसे चारसदा और सवाबी का इलाका है जो बुरी तरह मुतासर हुआ था। इसके अलावा सुवात में भी अक्सर यहाँ पर सैलाब आती है और जो मकामी आबादी है उससे मुतासर होती है। जो PDMA ने हालिया रिपोर्ट जारी की गई है उसमें 24 जुलाई से 29 जुलाई तक जो सैलाब से जो नुकसान हुए हैं उसमें अब तक 32 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि 35 के करीब अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। जो जाँ बहक अफराद है उनमें ज़्यादा तादाद जो है वो बच्चों की है। इसके अलावा अभी तक जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें 77 मकानात को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 55 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि 17 मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। तो सैलाब के जो तबाकारियाँ हैं वो जारी हैं और इस वक्त जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो 5 अगस्त तक जो बारिशें होंगी उसमें मजीद सैलाब का भी खतरा है। यासिर, अब अफजाल तालिब की जानिब बढ़ते हैं, लाहौर में हमारे नुमाइंदे हैं। अफजाल, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि एडवाइजरीज मुख्तलिफ जो हैं मुख्तलिफ महकमों की जानिब से जारी की जा रही हैं, तो हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है इस हवाले से लाहौर में? आज ही बिल्कुल चूँकि मानसून की बारिशों का सिलसिला जो है वक्फे जारी है। अब चूँकि जो एडवाइजरी जारी की गई है PDMA की जानिब से वो भी 29 से लेकर जो है 4 अगस्त तक जो है लाहौर समेत पंजाब के बेशतर जिला में बारिश का इम्कान है। आज जो सुबह बात हुई महकमा मौसमियात, तो महकमा मौसमियात कहना है चूँकि वैसे तो आज सुबह से जो अभी तक सूरज जो है और अपना जलवा दिखा रहा है, गर्मी की काफ़ी जो है शिद्दत महसूस की जा रही है और हब्स भी मौजूद है। लेकिन उनका ये कहना है कि आज दोपहर से दोबारा बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर वक्फे के बाद दोबारा जो है वो शाम को और सुबह कल जो है वो तेज़ बारिश का इम्कान है और ये सिलसिला जो है वक्फे जारी रहेगा। इस हवाले से जो है हुकूमत पंजाब और ख़ास तौर पर PDMA ने पंजाब के तमाम ज़िले इंतज़ामिया को मुमकिन सैलाब और जैसे कि शेखुपुरा में और मीरठ में नाला डेक ने जो है अपना जो असर दिखाना शुरू दिया। कई देहात हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो फसलें तबाह हो चुके हैं, लोग घरों में महसूर होकर रह गए, घरों में तक पानी दाखिल हो चुका है। और वहाँ पर शेखुपुरा और इस तरह लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया जो है वो कोशिश तो कर रही है कि उनको किसी तरीके से फैसिलिटेट कर सके, लेकिन बारिश और जो है सैलाबी पानी की वजह से लोग घरों में महसूर हैं और बेशुमार लोगों का जो है जानी और माली नुकसान हो चुका है। अब चूँकि बारिशों का जो नया स्पेल आ रहा है वो भी मूसलाधार बारिश लेके आ रहा है, तो इस हवाले से उनके लिए तो जो ऑलरेडी सैलाब में इलाके गिरे हुए हैं, शेखुपुरा बेशुमार बस्तियाँ जो हैं और मीरठ की बेशुमार बस्तियाँ और नाला डेक जहाँ शुरू होता है एंड तक जो है वो देहात जो है मुतासर होकर रह गए, तो उनके लिए तो मज़ीद परेशानियाँ। लेकिन लाहौर शहर में चूँकि अभी तक जो एक स्पेल आया जहाँ पे 236 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है एयरपोर्ट और मनामा लाहौर के सदी एरिया में, वहाँ पे काफ़ी हद तक पानी जमा रहा। लेकिन शहर के जो सेंटर एरिया जैसे गुलबर्ग है, जेल रोड है, फिरोजपुर रोड है, क्वींस रोड है, शाले लक्ष्मी चौक है, इन इलाकों में कतरे बारिश जो है कम देखने में आई। चूँकि यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से पहले ही जहाँ वासा की तरफ से जो है वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए गए, जो भी बारिश होती है वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक में चली जाती है पानी, उससे शहरियों को कम मुश्किल का सामना है। लेकिन अब चूँकि बारिश का स्पेल ज़्यादा आने शुरू हो गया है, तेज़ आ रहा है और उसके हवाले से PDMA तो अलर्ट जारी किया है, लेकिन वासा की तरफ से MD वासा गफरान अहमद ने भी तमाम ऑपरेशन स्टाफ को हिदायत जारी किए गए हैं कि चूँकि आज से जो बारिश का जो स्पेल आ रहा है वो मूसलाधार बारिश लेके आ रहा है। इस हवाले से जो ऑपरेशन स्टाफ है जो ही बारिश होगी तमाम जो इमरजेंसी सेंटर है वहाँ पर मौजूद रहें ताकि नकासे आपके लिए जो है उसको रोकथाम के लिए इकदाम किए जा सके। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात की बात करते हैं, महकमा मौसमियात ने चूँकि बारिशों का स्पेल कभी हल्का कभी तेज जारी है, इस वजह से थोड़ी सी जो है गर्मी की शिद्दत में लाहौर में कतरे से कमी है, चूँकि आज कम से कम दर्जा हरारत वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो
36 डिग्री तक जाने के इम्कान है। यूँ चूँकि 42-43 से उससे तो कुछ फर्क पड़ा है। अफजाल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद थे। यासिर अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर पेशावर की सिचुएशन से आपको हम आगाह कर रहे थे, मौसम की जो सूरत हाल है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। और फिर वही हुआ जिसका डर था, वही बात करेंगे। मशरक़ वस्ता में जो नया महाज अब खुल गया है, ईरान के जो उर्दन पर अटैक्स थे, अमरीकी अड्डे पर जो हमले थे, उसके बाद फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में धमकी दी। उन्होंने आगाह किया कि उर्दन में ईरान की जानिब से जो मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, ताहम फ़ज़ा में ही उनको नकारा बना दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई के जवाब में ईरान को इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। और फिर हमने देखा कि अमरीका ने मशरक़ वस्ता में अपनी फ़ौजी तनसीबात पर होने वाले हमलों के जवाब में ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। और सेंटकॉम की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में ये कहा गया कि ये कार्रवाई मशरक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज को दरपेश जो ख़तरात हैं और हालिया हमले हैं उसके रद्द-ए-अमल में की गई है। ये सारी सिचुएशन है जो बदलती जा रही है। एक दिन हम सोचते हैं कि शायद जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, जो बयान उन्होंने दिया है वो उस पर कायम रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर सिचुएशन पलट कर हमारे सामने आ जाती है। इस पर हमने बात करनी है। प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो सर ये जो सिचुएशन है, जो जिसे हम कहेंगे कि ये नया महाज है जो खुल गया है, एक बार तकरीबन हल्की सी जंगबंदी हमें दिखाई दी और उसके बाद फिर ईरान के अटैक्स के बाद सदर ट्रंप ने भी अटैक्स दोबारा शुरू कर दिए। सूरत हाल किस तरफ जाती देख रहे हैं? सूरत हाल ज़ाहिर है टेंस तो हो गई है काफ़ी, तो लेकिन देखना बिहाइंड द सीन डिप्लोमेटिकली बातें हो रही हैं। ये अपने आप को पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए पोस्टिंग कर रहे हैं। तो ईरान की स्ट्रेटजी अब ये है कि ज़्यादा अटैक किया जाए उनके जो प्रॉक्सीज की तरफ से। हूथीज़ को कहा कि तुम भी अटैक कर दो, रेड सी को बंद करो। इराक में भी कहा कि तुम भी शुरू कर दो। जॉर्डन में भी उन्होंने हमला कर दिया ताकि अमेरिका डिस्ट्रैक्ट हो जाए और बेशुमार फ्रंट्स में इसको डिफेंड करना पड़े, तो वो जल्दी आ जाएंगे अपनी टेबल पे नेगोशिएट करने विद बेटर कंडीशन। लेकिन अमेरिका भी इसको जवाब दे रहा है कि उसको धमकियाँ भी देंगे, बढ़ के भी मारेंगे और उनको सवीर अटैक भी करेंगे ताकि वो कमज़ोर के हो जाएं। सो दिस इज़ पॉस्चरिंग, एक्सपेंसिव वे टू पॉस्चर, लेकिन डिप्लोमेटिक सोल्यूशन इसका डिप्लोमेटिक ही होगा। ईरान जानता है कि वो मिलिटरीली तो नहीं जीत सकता ये वॉर। अमेरिका भी जानता है कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड से नहीं पहुंचाएंगे। सो इट इज़ पॉस्चरिंग while negotiation is continuing. बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि ईरान जो है वो इंगेज कर रहा है अमेरिका को नए महाज़ों पर। पहले उर्दन शामिल नहीं था, उर्दन पर अटैक किया गया, फिर हम देख रहे हैं कि इराक की जानिब से अब अटैक किए जा रहे हैं, और आपने जिसका जिक्र किया हूसियों को भी ये कहा गया है कि वो जो है रेड सी को ब्लॉक करते हैं। आप इनकी शमूलियत से अमेरिका की क्या सिचुएशन देख रहे हैं, जो अब कह रहा है कि इसराइल को भी शामिल किया जाएगा हमलों के लिए, और वो 2 हफ्ते तक जारी रह सकते हैं? नए स्पेल का जिक्र अमरीकी सदर ने भी किया है। उस जाहिर है कि जब बेशुमार फ्रंट्स खुली हो गई हैं, द मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बात थी वो हूथी ने जो अटैक किया था, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। अब देखें ना, पहले देयर वाज ए कंसर्न, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि सऊदी अरेबिया, उसके घर में 2 दरवाजे थे। सामने वाला दरवाज़ा था कि ऑयल एक्सपोर्ट करो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, लेकिन उनकी पाइपलाइन भी बनी हुई थी टू रेड सी। अगर वो दरवाज़ा बंद है तो घर का पिछला दरवाज़ा भी होता है, वो रेड सी से एक्सपोर्ट कर सकते थे। जब हूथी ने जो अटैक किया है, वो रेड सी की ट्रैफिक को अगर वो बंद करना चाहें, फिर सऊदी अरेबिया बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा, फिर अमेरिका भी रिएक्ट करेगा। तो जो हूथी की डेवलपमेंट हुई है, दिस इज़ वेरी सीरियस। तो आप देखेंगे वेरी शॉर्टली अमेरिका सऊदी अरेबिया दोनों का अटैक करेंगे हूथी को ठंडा करने के लिए कि रेड सी ब्लॉक ना हो जाए। तो दिस इज़ द न्यू एस्केलेशन, दैट्स अ सिग्निफिकेंट एस्केलेशन। तो ये पहले इसको रिजॉल्व करेंगे। ईरान इज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट बाय अटैकिंग इराक में, उर्दन में और मशरिक़ वस्ता में, लेकिन नाउ यू विल सी द इंटेंसिटी विल राइज जब तक हूथी को काबू में किया जाएगा। दैट्स स्टेज नंबर 1। अच्छा प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से इराक में ये जो सिक्योरिटी रिस्पांस था, उसके बाद आपको लगता है कि सऊदी अरब जो है वो डायरेक्टली इस वॉर में शामिल हो जाएगा? और जिस तरह से हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये वॉर अब रीजनल वॉर बनती जा रही है, तो क्या ऐसा होगा पूरे खत्ते में ये फैल जाएगी और मज़ीद ममालिक भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे? Which is unlikely.
ये जो देखे ना, जो हूतीज हैं ये ऑपरेट फ्रॉम यमन, और सऊदी अरेबिया और यमन की आपस में कई सालों से, कोई 5-6 साल से हो रही है इनकी स्कर्मिशेस। तो सऊदी अरेबिया विल यूज दिस चांस कि हूती को वंस एंड ऑल परमानेंटली इनको तबाह कर दिया जाए, ताकि वो थ्रेट हमेशा के लिए गायब हो जाए। सो दिस विल बी नॉट ए रीजनल वॉर, इट स्प्रेड नहीं होगी, ये टारगेटेड अटैक होंगे, हूतीज को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और जो उर्दन और जो इराक में हुआ है, दीज आर जस्ट प्रेशर टैक्टिक। आई डोंट सी कि वॉर एक्सपेंड हो सकती है, क्योंकि किसी मुल्क के पास सस्टेन नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट, इट्स एक्सपेंसिव, इट्स टू फार अवे फ्रॉम होम, and they are also running out of weapons, so there is a limit to how many बम कितने ड्रॉप कर सकते हैं। राइट आप हुसियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। 2015 में एक साथ कार्रवाई की थी सऊदी अरब और यूएई ने, लेकिन दाखिल तो वो इस जंग में एक साथ हुए थे, लेकिन जब इससे बाहर निकले तो दोनों दे फेल अपार्ट। आपको लगता है इस बार हुसियों को रोकने के लिए सऊदी अरब का इत्तेहादी अमेरिका होने वाला है जो वहाँ पर हमले करेगा? अब देखिए कैसे होता है, इट्स हार्ड टू से, लेकिन स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग सऊदी अरेबिया को ये चांस मिला है कि हूती ने अटैक किया, तो दिस इज नाउ दे कैन ड्रॉप द बिग बॉम्ब्स, दे कैन ब्रिंग अमेरिका उनके साथ लाके, क्योंकि अमेरिका का भी इंटरेस्ट है कि ईरान पे फुल प्रेशर डालने के लिए अगर हूतीज को तबाह कर दिया जाए, दे हैव वन लेस प्रॉक्सी टू वरी अबाउट। तो हिजबुल्लाह को उन्होंने काफ़ी डैमेज कर दिया है, हूतीज को भी आप डैमेज कर देंगे तो दे विल बी फीलिंग के ज़्यादा कंट्रोल होगा, लेवरेज होगा उनका नेगोशिएशन पे। या इट इज़ गेटिंग अगली, बट इट्स अगली टेम्पररीली। ये कुछ 2-3-4 हफ्ते की बात है, उसके बाद फिर देन विल बी बैक टू नेगोशिएटिंग टेबल, बैक टू फोकसिंग ऑन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एंड न्यूक्लियर डिस्कशंस। राइट। डू यू थिंक सर कि अभी जिस तरह से सदर ट्रंप का हमने बयान कल का देखा था, जिसमें वो कह रहे थे कि इसराइल इन्वॉल्व कर रहा था और जंग में धकेलने की कोशिश कर रहा था और हमें इस जंग की तरफ मसरूफ़ किया गया, और अब फिर जो अमरीकी मीडिया है वो रिपोर्ट ये कर रहा है कि अब अमरीका जो है वो चाह रहा है कि इसराइल को इस वॉर के अंदर, इन हमलों के अंदर खुसूसी तौर पर शामिल किया जाए। वॉर में तो डेफिनेटली वो शुरू से ही है, और ये जो हमले हैं इनका मनसूबा 2 वीक्स तक का है जो आप बता रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से ये दोनों मिलकर अटैक्स करेंगे ईरान पर और उसी नहज पर पहुंचाया जाएगा? और क्या इस तरीके से प्रेशराइज करके टेबल टॉक के लिए मनाना दूसरे फरीक को ये ठीक है? या यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए नेतन्याहू साहब अभी आए हुए थे यहाँ वाशिंगटन डीसी में, यही बात थी कि हम अमेरिका इतने दूर से लड़ा है, तुम क्या कर रहे हो, जंग तो तुम्हारी है, हमें तो ईरान से कितना रिस्क नहीं था अटैक होने का, तुम्हें ज़्यादा रिस्क था, मिसाइल वगैरह तुम्हारी तरफ आ रहे थे, तो हमारे साथ शोल्डर टू शोल्डर तुम भी लड़ाई करो, हम अपना सब डैमेज क्यों कर रहे हैं। तो इसराइल को उसने घसीटा है कि तुमने शुरू किया था, तुम भी काम ख़त्म करो, कम से कम जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं हो रही हैं तुम्हें इसमें ज़्यादा एक्ट करना पड़ेगा। तो फॉर नेतन्याहू दिस इज पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट। वो इलेक्शन वाज अबाउट टू लूज इलेक्शन, लेकिन दैट्स वन आइटम, जबकि अटैक उसने किया है, दैट गिव्स हिम पॉलिटिकल सपोर्ट। सो पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकली ही नीड्स टू अटैक these targets so he can gain support and he can win the election. बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोफेसर नईम हमें बर्कले से ज्वाइन किए हुए थे। ईरान और अमेरिका की कशीदगी के हवाले से बात हो रही थी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जब एक ऐसी खामोश कातिल बीमारी का हम तस्करा करने जा रहे हैं जिससे इस वक्त अगर हम बात करें तो 589 मिलियन बालिग अफराद की जो ज़िंदगी है वो इसके साथ गुजार रहे हैं, यानी हर 9 में से एक बालिग शुगर का शिकार है। और अंदाजे ये हैं कि 2050 तक ये जो काउंट है ये बढ़कर 853 मिलियन तक पहुंच सकती है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अगर बात करें, सूरत हाल यहाँ पर इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि हमारी आबादी का 31.4% इसका शिकार है, यानी तकरीबन 3 करोड़ 45 लाख अफराद, जो शरह के लिहाज से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस मर्ज़ के फैलाव वाले ममालिक में पाकिस्तान टॉप पर है। और ये बीमारी है जी शुगर, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ये रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं जो अभी तक के हमने आपके साथ शेयर किए। अगर सबके टेस्ट किए जाए ना तो ये तादाद मज़ीद बढ़ सकती है, इस बात का भी अंदेशा है। 5 करोड़ से ज़ायद अफराद इस मर्ज़ का शिकार हो। इस अहम मौजू पर हमने बात करनी है और इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ नियाजी साहब, माहिर अमराज़ ज़ियाबतीज़ हैं। इसके अलावा एक्स चेयर ऑफ द फैकल्टीज़ ऑफ मेडिसिन, एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंटरनल मेडिसिन, डायबिटीज़, एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि ये इतनी तेजी से फैल क्यों रहा है, ज्यादातर लोग इसमें मुब्तला क्यों हो रहे हैं? ने आपने जो फिगर्स दिए वो तो खासी हद तक मेरा काम आसान कर दिया। जहां आपने फरमाया कि 31.5 हमारे डॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन में डायबिटीज है, वहाँ एक टर्म यूज करते हैं प्री डायबिटीज, यानी कि वो लोग जो उस बॉर्डर पे आ गए कि जहाँ वो शुगर के खतरात शुरू हो गए, और वो ऐसे लोग हैं जो आगे जाके शुगर के मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे। तो जो एस्टिमेट्स हैं उनके अंदाजे के मुताबिक 15 से 20% पाकिस्तानी पॉपुलेशन प्री डायबिटीज में है। प्री डायबिटीज क्या है कि हम जो टेस्ट कराते हैं जिसे हम HbA1c कहते हैं, जो हमें 3 महीने की शुगर का एक जुज़वी अंदाज़ा दे देता है। अगर वो 5.7 से 6.4 के दरमियान है तो इसे हम कहेंगे प्री डायबिटीज़। तो ये लोग भी अगर मुनासिब तदाबीर इख्तियार न की जाए तो आगे जाके शुगर के मर्ज में हो जाएंगे। तो ये इतना खौफनाक फिगर है कि आधी पॉपुलेशन पाकिस्तानी would after in 2030 they might become diabetic. Already आपने बोला फिगर which is very accurate, around 30 to 32% पॉपुलेशन हमारी डायबिटीज के मर्ज में मुब्तला है जी। और अगर ये 15 से 20% और शामिल हो जाते हैं तो ये आधी पॉपुलेशन शुगर की मरीज बन जाएगी। और लाख, और आपने जैसे सवाल किया कि वजूहात क्या है, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ वजूहात तो ऐसी हैं जो अनडू नहीं की जा सकती, जिसे हम रेस या एथनिसिटी कहते हैं। हम एशियंस में एज कंपेयर टू कॉकेशियंस, यानी कि जो वेस्ट में रहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा कॉमन है, जिसका कोई रद्द बाप नहीं किया जा सकता। मगर 3 चीजें और बड़ी हैं, अहम है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री। अच्छा, अगर हमारे खानदान में किसी को शुगर है, वालिदैन में, तो हमारे चांसेस टाइप 2 डायबिटीज के बढ़ जाते हैं। ओके। और अलमिया ये है, जहाँ तक मैं नाकिस इल्म रखता हूँ, हुक्म ये दिया गया खानदान को फैलाओ, और हमारे यहाँ रस्म रिवाज ये है कि खानदान के अंदर ही शादियाँ की जाती हैं, कजन मैरिजेस, व्हिच इज अनफॉर्चुनेटली जिसकी वजह से मौलवी बीमारियां आगे बढ़ती रहती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसकी हम टाइप्स की बात कर रहे हैं तो ज़रा पहले इसकी टाइप्स हमारे साथ डिस्कस करें कि कौन कौन सी मेजर टाइप्स है इसकी, और कौन कौन सी ऐसी हैं जो ट्रीट की जा सकती हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके साथ आपको चलना ही पड़ेगा हमेशा। वैसे तो शुगर सारी ही मेडिकेशन आपको करनी पड़ती है, इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक कौन कौन सी जो ऐसी टाइप्स हैं जिनका इलाज मुमकिन है? आप इलाज से कह रही हैं कि जिसका कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी साइंस तो नहीं आई कि हम शुगर को खत्म कर सकें। यस, मे बी इन फ्यूचर वी आर देयर इंडिकेटर्स वी मे बी एबल टू क्योर सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज। मगर अगर अब तो डायबिटीज की इकसाम बहुत ज्यादा है, तो मगर मैं अगर इसको ब्रीफली सम अप करूं तो 2 किस्म की शुगर, इसे टाइप 1 और टाइप 2 कहते हैं। टाइप 1 वो है कि पैदाइशी तौर पे आपके जिस्म में मुदाफ़ती निज़ाम ऐसा था कि उसने लुबलबे के बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं उनको मारना शुरू कर दिया। ऐसे लोग अर्ली एज में या लेटर इन एज डायबिटीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं और इनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। वो इंसुलिन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे भी हैं टाइप 1 में जिनके बीटा सेल्स होते ही नहीं पैदाइशी तौर पे, उसे एक म्यूटेशन की वजह से, तो वो भी इंसुलिन उनको जरूरत होती है। फॉर्चुनेटली ये किस्म पाकिस्तान में कम है, वेस्ट में बहुत ज्यादा है, जैसे फिनलैंड हो गया या यूरोप हो गया, इधर बहुत ज्यादा है ये टाइप 1। लकीली टाइप 1 यहाँ ज्यादा नहीं, मगर अनफॉर्चुनेटली टाइप 2 जो बाद की एज में आती है,
फिर अब तो हम देख रहे हैं यंग बच्चों में भी बस जो यही पूछने वाला था डॉक्टर साहब आपसे, क्योंकि आप तो बहुत छोटे छोटे बच्चों में, कुछ बच्चे तो हमें पैदाइशी तौर पर भी हमने देखा कि उनको डायग्नोस किया जाता है, और ख़वातीन जो हमला ख़वातीन होती हैं वो भी इस दौरान जो है शिकार हो जाती हैं डायबिटीज़ का। ये क्यों हो रहा है? ये ऐसी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा टेस्टिंग की वजह से सामने आ रही है, या अब डेवलप इस तरह से हो गया कि नौजवानों को भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि बहुत से इसकी एग्जाम भी सामने आ रही हैं? जी हाँ, जैसे मैं अर्ज कर रहा था ना, टाइप 1 तो एक अलग किस्म है ना। ठीक है। जो आप बात कर रहे हैं, जो हम भी देख रहे हैं कि इवन 15 साल से लेके 30 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज, जो कि लेट एज की बीमारी थी, अब वो हमारी पॉपुलेशन में आ रही है। और उसकी अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी वजह मोटापा है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम वर्जिश करते नहीं, खुराक पे हमारी पॉपुलेशन का बड़ा जोर होता है। मैं जानता हूँ कि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन खुराक से भी महरूम है, और मगर जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके ज़हनों में खुराक खिलाना और बच्चे को मोटा ताज़ा रखना। और अनफॉर्चुनेटली अब ये जो फैट्स आ गए हैं, फास्ट फूड, और फ़ोन किया तो डिलीवरी हो गई फूड की घर पे, इन चीज़ों ने हमारी अर्बन पॉपुलेशन को मोटापे की तरफ धकेल दिया है। और वर्जिश, एक्सरसाइज, खेल ये ख़त्म हो गए। तो ये मोटापा और वर्जिश की कमी छोटी एज में भी अब शुगर को जाहिर कर रही है। ओके। ये अलमिया है, और लोगों में ये बात फैलाना बहुत ज़रूरी है कि अर्ली एज से ही बच्चों को भी और ख़ुद भी एक्सरसाइज, एटलीस्ट 50 मिनट्स वॉक 5 टाइम्स अ वीक करें। और खुराक में, और हमारा तो दीन फितरत है, उसमें अगर मैं एक हदीस कोट करूं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 1/3 खाने का हिस्सा 2/3 पानी और हवा के लिए खाली छोड़ दे। काश हम इस तरह का अमल करते तो इस मुसीबत में ना फंसते। मगर अब ये है कि ये तो फैल गया है, और मुआशरे में ये है कि बच्चे को मोटा ताज़ा करना है, अगर वो नॉर्मल डाइट करे हो ये तो खाता ही नहीं, इसको और खिलाओ, खाओगे नहीं तो ताकत कैसे आएगी। ये अनफॉर्चुनेट मिथ्स हैं जो सोसाइटी में फैले हुए। फिर इस चीज़ से आपने कहा कि हमने बहुत सारी कोताहियाँ की हैं अभी तक, जो हम इस बीमारी में टॉप पर हैं, मतलब इस पे हम फ़ख्र नहीं कर सकते, ये वो चीज़ है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो चुका है, हम अपनी डाइट उस तरीके की फॉलो नहीं कर रहे, आपने कहा हम एक्सरसाइज की तरफ नहीं जा रहे। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तभी हम ट्रैक पर आएंगे। लेकिन एक और चीज़ डॉक्टर साहब, इन दी एंड कि जो लोग प्री डायबिटिक हैं उनके लिए क्या है, क्या वो इससे फिर बच सकते हैं अगर वो प्री डायबिटिक हैं और अभी से वो अपना इलाज शुरू कर लेते हैं और क्योर की तरफ जाना शुरू करते हैं, मेडिकेशन, या फिर अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, तो क्या बेहतरी मुमकिन है? जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो प्री डायबिटिक ग्रुप है, इसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम उनको बचा सकें, और ये रिवर्स हो सकती है अगर आप एक्सरसाइज रखें, खाने में इतदाल ले आए, अपनी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कम कर दें। ये जो पराठे, और मैं ज़रा अवामी ज़बान में कहूँगा दूध पत्तियाँ, लस्सियाँ, मक्खन, मलाइयाँ, ये अपनी खुराक में से हटा दें और ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इसकी तरफ जाएं, और प्रोटीन्स किसी तरह हम बढ़ा लें, और प्रोटीन्स भी वो जिसमें फैट कम हो, और वॉक और एक्सरसाइज को हिस्सा रखें, तो ये रिवर्स हो सकती है। ओके। हम इसको रोक सकते हैं, दवाई के बगैर रोक सकते हैं। तो कोशिश ये की जाए कि एक्सरसाइज, वॉक और डाइट के ऊपर, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे आपने बोला, इसको अपनाया जाए, तो हम प्री डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जैसे कि डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं कि हमें किस तरह से अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, लेकिन इसके साथ मायूस होने की बात नहीं है कि हमारे रीजन में ये ज़्यादा है, हमारे रीजन में खुराक भी ज़्यादा है, और हम बेसिकली इस रीजन से एक्सपोर्ट करते हैं खुराक को, जिसकी वजह से हम जाने जाते हैं। तो जो मौजूद हैं इस रीजन में, ज़ाहिर बात है ज़्यादा खाएंगे तो इसकी वजह से उनकी जो है ना जिसामत इस तरह की हो जाती है। 2 वक्त की रोटी की मिसाल आपने सुनी, तो 2 ही वक्त खाएंगे तो ज़रा बेहतर रहेंगे, और कम खाएं, उससे शुगर जो है वो रिवर्स भी हो सकती है। ब्रेक पर जाएंगे।
एक बार फिर एशियाई वॉलीबॉल में अपनी बर्तरी साबित करते हुए कावा सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। जी हाँ जनाब, खुशखबरी है, फाइनल में कौमी टीम ने बांग्लादेश को यकतरफा मुकाबले के बाद 3-0 से शिकस्त देकर तीसरी मरतबा चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया है, जबकि पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहते हुए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सेंट्रल एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा है कि फाइनल में बांग्लादेश को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम करना पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों, कोचेज़, टीम मैनेजमेंट की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि कौमी टीम ने बेहतरीन खेल, नज़्म ज़ब्त और मिसाली टीम वर्क का मुजाहरा किया है। जी हाँ, ये तो जनाब अच्छी खबर थी। और एक और भी खबर है जो हम आगाज़ में शामिल कर लेते होते हैं, लेकिन हम आजकल ज़रा परहेज़ कर रहे हैं क्योंकि एक मिनी हार्ट अटैक आपको मिल जाता है रात को, तो हम कहते हैं कि सुबह हम थोड़ी देर से जिक्र करें उसका। कमी हुई है तो आप खुशखबरी कहेंगे। जी, जितनी ज़्यादा कमी हुई है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो सेविंग है ये करके हमने कहाँ पे लगानी है, इन्वेस्ट कहाँ पे करनी है। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक 30 जुलाई के लिए जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में तो ₹2.24 का इजाफा किया गया है और उसके बाद अब कीमत ₹390.62 की जो नई बुलंद तरीन सतह है उस पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल की अगर बात करें तो पूरे 75 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद नई कीमत ₹335.06 फी लीटर पर पहुंच गई है। 4 लीटर अगर आप डलवाएंगे तो ₹3 की बचत कर लेंगे। सोच लें कि ये ₹3 आपने कहाँ लगाने, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। 40 लीटर पर ₹15 बचेंगे। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं मेरा पाकिस्तान। उफैरा फैज किस पर बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। बारिश रहमत भी है, लेकिन अगर मुनासिब मंसूबाबंदी ना की जाए तो ये जहमत भी बन जाती है। मौजूदा मानसून के सीज़न में हमने देखा कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर खड़ा होने वाला पानी, ट्रैफिक जैम, घरों में दाखिल होने वाले पानी से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीं अगर दूसरी तरफ हम इस पानी को महफूज कर लेते तो ना सिर्फ हम सैलाबी सूरत हाल पे काबू पा लेते, बल्कि इसके साथ साथ हम इस पानी को रिट्रीट कर दोबारा से इस्तेमाल भी कर सकते थे। इसी हवाले से पंजाब हुकूमत और वासा ने लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर अंडरग्राउंड रेन वाटर स्टोरेज टैंक्स कायम किए हैं, जहां पर पानी की लाखों गैलन तादाद को जमा किया जाता है और इस पानी को ट्रीट करने के बाद पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स और बागबानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि ज़ेरे ज़मीन पानी की तेज़ी से गिरती हुई सतह को भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज के इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है, लाहौर के कितने मकामात पर अभी तक वाटर स्टोरेज टैंक्स कायम कर दिए गए हैं, इन वाटर स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी क्या है और आने वाले वक्त में ये लाहौर को बदलती हुई मौसमी सूरत हाल में किस तरीके से महफूज बनाएंगे। तो आइए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तैयब फरीद साहब जो डीजी हैं वासा के, और उनके साथ मौजूद हैं गुफरान साहब जो एमडी वासा हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हमने एक आम इंसान को बताना हो कि अंडरग्राउंड जो वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं ये बेसिकली इनका पर्पज़ क्या है और लाहौर जैसे शहर में इनको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? पानी अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है और जो बारिश का पानी होता है ये किसी किस्म की भी कंटामिनेशन से मुबर्रा होता है और ये सारी दुनिया इससे फ़ायदा हासिल करती है। जहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ होते हैं, हमारा जो सिस्टम है सीवरेज का और ड्रेन का वो हमारा कंबाइंड सिस्टम है, हम उसके थ्रू ही इसको अल्टीमेट वाटर बॉडी तक लेके जाते हैं। तो ग्राउंड स्टोरेज टैंक जो है वो इमीडिएट इंटरवेंशन है, पॉन्डिंग को इमीडिएटली एड्रेस कर लेते हैं नियर बाई पोजीशन के ऊपर, उसको हम स्टोर कर लेते हैं इस अंडरग्राउंड टैंक में। ठीक है, तो सर लाहौर जैसे शहर में इसकी ज़रूरत आपको क्या लगता है क्यों पेश आई? जी एनॉर्मस नीड है उन पॉकेट्स के ऊपर। लाहौर एक इकोनॉमिक हब है हमारा और यहाँ पे अगर पॉन्डिंग होती है और टाइम लैग आता है इन क्लियरेंस ऑफ वाटर तो वो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को हेड करता है। सर आपने जैसे बताया कि जो हमारे ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह है वो तो इससे बेहतर होगी, लेकिन इसके साथ साथ क्या इस पानी को दोबारा से ट्रीट करके ग्रीन बेल्ट्स के लिए, बागों के लिए, पार्क्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है? जी वो तो हम अभी भी इसको
अपने सेक्शन के थ्रू हम इनको बाउजर्स में ले जाके और इसको वेजिटेशन के लिए और ग्रीनरी के लिए और हमारी PHA की जो सर्विसेज हैं उनके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त अगर हम बात करें तो पंजाब के कितने शहरों में इस तरह के वाटर टैंक्स मौजूद हैं, और स्पेशली अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में कितने हैं? जी, इसमें लाहौर ने ग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स में लीड लिया और हमारे पास लाहौर में 18 वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं, जिनमें से अभी ये हमारा 18वां है। और लाहौर में जो ग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं उनकी वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी 35 मिलियन गैलन है। 2 ग्राउंड स्टोरेज टैंक्स हमने सहीवाल में क्रिएट किए, एक उकाड़ा में, 2 हमने सरगोदा में बनाए हैं इस प्रोग्राम के नीचे, 3 हमने फैसलाबाद में बनाए हैं, 1 हमने गुजरांवाला में बनाया है। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं और वाटर टैंक थोड़ा करीब से आपको दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इन टैंक्स को बनाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो इस वक्त सब लोगों के जहनों में है कि एक वाटर टैंक बनाने के ऊपर लागत कितनी आती है, तो ये सब चीज़ें हम आगे चल के जानते हैं। इस वक्त जो वाटर टैंक है हम उसके छत पर मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस साल मानसून के सीज़न के लिए वासा ने किस तरीके से तैयारियाँ की हैं और ये जो वाटर टैंक्स हैं ये किस तरीके से कारआमद साबित हो रहे हैं? जी, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि पंजाब में तो लाहौर में हमारे पास 18 अंडरग्राउंड स्टोरेज वाटर टैंक्स हैं और पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमने इस मानसून से पहले बाकी पंजाब में 10 और इस्टेब्लिश किए हैं। तो सर, ये जितने भी एरियाज़ हैं ये किस तरीके से सिलेक्ट किए गए कि इन एरियाज़ में वाटर टैंक्स की ज़रूरत है? जी, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जब आपको रेनफॉल को आप हैंडल करते हैं। सर, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अरबों रुपए की लागत आती है, तो आवाम ये जानना चाहती है कि क्या ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आने वाले टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद होंगे? इसकी अगर इकोनॉमिक कॉस्ट देखी जाए पॉन्डिंग की और शहर में लोगों के डिफ़िकल्टी की, तो उसके प्रोपोर्शन में जो इसकी कॉस्ट है इज़ नॉट दैट एक्सटेंसिव, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। ऑन एवरेज जो 1 मिलियन गैलन का हम ग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाते हैं उसके ऊपर 200 मिलियन मतलब 20 करोड़ से 25 करोड़ के दरमियान हमारी लागत आती है। सर, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो टैंक्स हैं इनकी सफाई के अमल को किस तरीके से बरकरार रखा जाए? अच्छा, इसकी डिज़ाइनिंग ही, इसकी इंजीनियरिंग ही इस तरह से की जाती है कि जो इसके अंदर फ्लोटिंग मटेरियल और मड होता है वो ग्रेजुअली इसकी स्लोप इस तरह से रखी जाती है कि वो सेटल होता है और एक पर्टिकुलर एरिया में वो बैठ जाता है, फिर वहाँ से हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, अब हम मूव करेंगे गुफरान साहब के साथ जो MD वासा हैं, और ये जो आपने देखा ये वाटर टैंक्स का इनिशियल फेज़ है। अब हम आपको लाहौर के डिफरेंट लोकेशंस पर लेकर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि पंजाब हुकूमत और वासा ने किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए हैं और इन वाटर टैंक्स को किस मौसर अंदाज में आवाम के लिए जो है वो अवेलेबल किया है। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, बज़ाहिर आपको इस वक्त लग रहा होगा कि मैं और गुफरान साहब जो हैं वो किसी पैडल कोर्ट में मौजूद हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस पैडल कोर्ट के नीचे जो है अंडरग्राउंड रेन टैंक जो है वो मौजूद हैं, स्टोरेज टैंक मौजूद हैं। और ये हुकूमत का एक बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव है कि इस एरिया को जो है एक बड़े प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया है। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक के ऊपर एक स्पोर्ट्स अरीना बनाने का ये जो ख्याल है, ये जो पर्पज़ है, इसके पीछे की क्या कहानी है? जी देखिए, जो एक तो पहले ये CM साहब का विजन जो पेडल कोर्ट ऊपर बनाने का, ऑलरेडी इस पर यहाँ पे पार्क था और बाद में CM साहब ने डिसाइड किया कि यहाँ पे पेडल कोर्ट होगा। तो रेन स्टोरेज टैंक वासा बना रहा है, पूरे लाहौर में बनाया है वासा ने। और आपको पता है कि रेन वाटर मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ा इशू होता है कि उसको कैसे आपने हैंडल करना है स्टॉर्म वाटर को। टोटल लाहौर में 18 कैंप्स हैं, 18 रेन स्टोरेज वाटर टैंक्स हैं और उन पॉइंट्स पे या तो जीरो पॉन्डिंग होती है या अगर पॉन्डिंग हो भी क्योंकि बड़े शॉर्ट टाइम के लिए पॉन्डिंग होती है, फौरी क्लियर हो जाता है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इन 18 जो स्टोरेज टैंक्स हैं इनमें से कितने हैं जिनके ऊपर इस तरह के अरीनाज डिज़ाइन किए गए हैं? देखिए, हमारे 18 लोकेशंस में से और इस तरह जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे जो ओरिजिनली स्ट्रक्चर थे वही, अगर पार्क्स हैं तो पार्क्स बनाए गए, अगर रोड है रोड बनाए, पार्किंग एरिया, टफ टाइल्स है टफ टाइल्स बनाए गए और इनमें जैसे इधर पेडल कोर्ट। सर, मैं
ये जानना चाहूँगी कि क्या इस एरिया के ऊपर कोई बिल्डिंग बनाई जा सकती है, इसकी इतनी कैपेसिटी है, या स्टोरेज की लेयरिंग इस तरीके से की गई है ये इतना वजन बर्दाश्त कर सके? जी बिल्कुल, देखें डिज़ाइन जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है वो डेफिनेटली स्टोरेज का, वाटर का क्या उसके थर्स्टान है, वो सारे फैक्टर्स जो वो इन माइंड रखे जाते हैं और उसके बाद डिज़ाइन होते हैं। सर, अगर इन वाटर टैंक्स की मेंटेनेंस की मैं बात करूं तो किस तरह की मेंटेनेंस इन स्टोरेज टैंक्स को रिक्वायर्ड होती है? देखिए स्टोरेज टैंक में कोई ऐसा बड़ी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं है और ये एक टैंक है जस्ट। तो सर, अगर हम इस टैंक की लाइफ की बात करें तो ये कितनी लाइफ के लिए डिज़ाइन किया गया है? देखें टैंक्स की जो आरसीसी स्ट्रक्चर्स है उनके 100 ईयर्स लाइफ है, उसमें ऐसा इशू नहीं है। बाकी इसमें जो रेन वाटर का है वो भी हमने इसके रिटर्न पीरियड जो 5 ईयर्स के रिटर्न पीरियड पे डिज़ाइन किया। क्या कोई ऐसा इनिशिएटिव वासा के या हुकूमत पंजाब के माइंड में है कि मुस्तकबिल में जितनी बनने वाली सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको ये एडवाइजरी जारी की जाए कि वो अपने एरिया के अंदर कोई वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाएं ताकि वो उस एरिया की जितना भी इस तरह की इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व कर सकें? जी देखें दुनिया में जो रेन वाटर है लोग इसको स्टोर करते हैं, इंटरनेशनल सारे स्टोर करते हैं और यही ये कंसेप्ट है कि रेन वाटर को ज़ाया मत करें, हम इसको स्टोर करें और इसको रीयूज़ करें। इस जो टैंक जहाँ पे हम खड़े हैं इनके साथ रिचार्ज वेल्स भी हमने दिए, जो पानी स्टोर हो वो एक्वाफर में थ्रू फिल्टर हो के, नीचे फिल्टर्स दिए हुए, फिल्टर हो के वो एक्वाफर में जाए, पोल्यूट भी ना करे, तो वो एक पूरा हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर कोई पर्सनल कैपेसिटी में अपने घर में एक छोटा सा रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनाना चाहता है तो किन चीज़ों को जहन में रखते हुए उसको उस टैंक को डिज़ाइन करना चाहिए? देखें ये LDA के बायलाज में वासा ने शामिल करवाया हुआ कि जितने भी 5 मरला एंड अबव घर हैं वो अपने रेन स्टोरेज वाटर टैंक बनाएंगे और उस पानी को वो रीयूज़ करेंगे कार वॉशिंग के लिए, लॉन्स के लिए या वेसल वॉशिंग जो है उसके लिए वो रीयूज़ करेंगे। तो उनके डिज़ाइन प्रॉपर फाइनल हुए हैं, हर घर के साइज़ के मुताबिक, क्लोज के मुताबिक रेन वाटर कितना हो सकता है और अकॉर्डिंगली उसका डिज़ाइन तो उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, सड़कों पर खड़ा होने वाला ये पानी सिर्फ चंद घंटों की बारिश नहीं है बल्कि ये हमारे आने वाले कल के लिए एक कीमती सरमाया भी हो सकता है अगर हम इसे बेहतर तरीके से महफूज करना सीख जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब शामिल करेंगे अपना सेगमेंट सफ़र है शर्त। देखते हैं वक़ार मलिक किससे बात कर रहे हैं और क्या गुफ्तगू हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। अब्दुल कयूम साहब सरसनाई बलारा गाँव है। अब्दुल कयूम साहब बलारा, बलारा आपका तखल्लुस टाइटल है? बिल्कुल, बलारा से मुझे ज़्यादातर लोग जानते हैं और अपने नाम से नहीं जानते। अच्छा, बलारा साहब जो हैं उनके साथ हम बैठे हैं। हमने एक सेगमेंट इनके साथ किया था, आपको बताया था कि 83 साल की उम्र में, नाउ ही इज़ लाइक 90 के करीब हैं, 83 साल की उम्र में ये यहाँ से कराची गए थे। इन्होंने साइकिल पे अफ़गानिस्तान भी गया। इनके पास 5-6 बाईसाइकिल्स हैं, उसमें से एक रैले है, एक ये रॉबिन हुड जो है ये हमारे पीछे खड़ी है और इसके ऊपर आप देखते हैं सारे सवात लिखा हुआ है, यानी ट्रैवलर हैं सवात के। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी थी। 83 ईयर्स में कराची जाना 2100 किलोमीटर 21 दिन में, तो मतलब आप देख लीजिए। लेकिन ये उनकी एक जगह थी जो हमने कवर की थी, जिसको जो उस सेगमेंट का सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट था वो ये था कि ये कह रहे थे कि वो कोई चीज़ नहीं है, वो कोई कारनामा नहीं है। मतलब वो तो मैंने किसी के बारे में पढ़ा कि वो कराची गया तो मैंने कहा यार ये कौन सी बड़ी बात है, मैंने साइकिल निकाली, मैं कराची चला गया बग़ैर किसी तैयारी के, और वो समझते हैं कि ये कोई कारनामा नहीं है। उसके अलावा ये तो एक जहत है। दूसरी जहत ये है कि ये 4 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और फिर ये ट्रैवल कर रही है इनकी फैमिली में। आपका जब देखते हैं कि जब बाप जो है वो इतना बासलाहियत, इतना बाकमाल हो तो बच्चों में भी वो चीज़ होती है। मैं आपको इनके एक बच्चे से भी मिलवाऊंगा जो बहुत अच्छा पेंटर है और कोई कहीं उन्होंने पेंटिंग की तालीम हासिल नहीं की। बट ये जो सेगमेंट है ये बुनियादी तौर पे हम करना चाह रहे हैं उनसे किताबों के हवाले से। सर, आपकी एक किताब है इब्राहिम लिंकन, इसका थोड़ा सा बताइए। ये तो पश्तो में है।
ये पश्तो में, क्योंकि मुझे तो अजीब लग गया कि इतने कीमती और इतने अहम किताब ये उर्दू में सिर्फ मेरा ख्याल है एक दस्तियाब है। मैंने जो लाइब्रेरियों में से पूछगछ की तो एक किताब का किसने कहा कि लाहौर के लाइब्रेरी में है, और इधर मुझे उर्दू की किताब नहीं मिला। ये तो बड़ी मुश्किल से मैं एक एक टॉपिक को कलेक्ट किया और जमा किया। तो फिर आपने ये फैसला किया कि आपको दो इसको करेंगे, और आपने ये फैसला किया कि पश्तो में करेंगे, उर्दू में नहीं, क्यों? उर्दू में लोग लिखते हैं, उर्दू के राइटर बहुत है, लेकिन ये पश्तो जुबान ऐसी है कि अपने लोग भी इससे नालान है और नहीं जानते। हाँ। और ये जो पश्तो की, ये आपने कब लिखी है ये किताब इब्राहिम लिंकन? ये तो सन तो है इसमें। अच्छा, उसमें होगा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। तो ये जो किताब है ये जनवरी 2021 में शाया हुई, ठीक है। और इसकी किताब की पजीराई हुई आपकी पश्तो सर्कल में? हुई, यानी इस सेल में अच्छा है, लोग खरीदते हैं। जैसा कि तालीम याफ्ता इंसान हो और ये इस आदमी का नाम सुना हो तो फिर ज़रूर खरीदते हैं। दास्तान सवात आपकी किताब है, सवात का तारीखी, तहजीबी और सकाफती मंजरनामा, और इसका सेकंड एडिशन है। और ये किताब जो है ये आपने कब लिखी? ये इस किताब के मुतालिक तो जब ऐसे बाज़े लोगों ने कहा कि आप सिलेबस में इसको शामिल करते हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं। मैंने कहा कि जो भी करते हो मैंने तो काम किया है। बहुत ही कमाल ना, मतलब मैंने जब इसका कंटेंट, अभी मैंने किताब पढ़ी नहीं है, बट मैं जितना इसका कंटेंट देखता हूँ, आपने जहाँ से शुरू किया है सिकंदर आज़म और सवात, और फिर चीनी सयाहों की आमद से लेके अफगानों की आमद, अब आपने फसलें, नकदावर फसलें, बागबानी, सवात के वाले से जो दरिया हैं, इसकी जो नबातात हैं, उसकी जो बारिशें हैं, फिर जो लैंडस्केप है, फिर तफरी मशागिल हैं, और फिर आप देखिए कि जितने भी अहम लैंडमार्क्स हैं यहाँ पे टूरिज़म के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, और फिर जो ऑफ कोर्स सवात जो है वो गधारा तहज़ीब का घर है, तो इस हवाले से सारी वो जो डेस्टिनेशंस, लैंडमार्क्स हैं वो इसमें दर्ज हैं। बहुत ही कमाल और तस्वीरें इसमें मौजूद हैं। बहुत ही मेहनत से लिखी हुई किताब है। सवात के हवाले से आपका ये काम जो है, ये मेरा नहीं ख्याल कि सवात आपका ये कर्ज कभी उतार सकता है। एक तो बड़ी बात यह है कि बाज़े लोगों को मैंने सुना कि ये किताब हम सिलेबस में शामिल करेंगे, ठीक है, लेकिन वो तो उसमें ये होता है कि वो जो किताबें शामिल करते हैं आप लोग सब जानते हैं, मैं तो नहीं कह सकता कि किन किन लोगों के, लेकिन है कुछ। बहरहाल मैंने खूब ट्राई किया, यानी अगर आप इसके कंटेंट में देखें तो यहाँ तक कि बच्चे जो खेल खेलते हैं वो भी है, वहीं तक मैं नहीं। तो इसमें कहीं ये सिलेबस में शामिल होने से इसलिए तो नहीं रह गई कि इसमें आपने बहुत ज़्यादा सच बोला है? होता है ना किसी हद तक तो है, किसी हद तक तो। चलो ठीक है। अच्छा, ये जो किताब है सर, ये वाली इस किताब का ये क्या है? ये पश्तो की स्टोरीज है। अच्छा, इसका सर टाइटल जरा पढ़ के सुनाइएगा। दबोरसांडो वड़ो ख्वागे किसे, यानी टीनएजर बच्चों के लिए मीठी कहानियाँ। वाह 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 वाह, मैं हैरान हूँ आपकी शख्सियत में। एक जो बहुत ही अहम एलिमेंट है ना, वो सर पता है क्या है? आप शोहरत से भागते हैं। आप किसी चीज़ को, अपने इतने बड़े कामों को आप कारनामा नहीं कहते, या आप बिल्कुल ऐसे हम्बल आदमी, मैं शायद ही इतनी हम्बल आदमी से किसी से मिला हूँ जो इतने बड़े काम करके और फिर वो कहे कि नहीं मैंने कोई काम नहीं किया। और शायद हमारे यहाँ एक मसला ये भी है कि जो काम थोड़ा सा कर ले, शोर ज़्यादा मचा ले। शोर ज़्यादा मचा ले, ऐसी बाज़ किताबें मैं देख चुका हूँ, लेकिन ये तो कारीन के हाथ में होते हैं। वो खुद फैसला करते हैं कि अच्छी है या बुरी है ये किताब। इसमें अपना प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। और ये कहानियाँ आपने कैसे सिलेक्ट की? मतलब ये फोक टेल्स हैं? ये एक्चुअली फोक स्टोरीज है जो धीरे धीरे में लोग बैठा करते थे हमारे यहाँ पर। हर रात बड़े किस्मार थे यार। ये आपने कितना अच्छा काम। वो हर रात जुदा जुदा स्टोरी बयान करते थे। क्या बात है। अब लोग, आपको कैसा लगता है ये जो बच्चे सारे मोबाइलों में घुसे हुए हैं?
ये तो बस इनके ये स्ट्राइड पीपल, दे आर स्ट्राइड, दे शुड बी ब्रिंग टू द स्ट्रेट पाथ। बस अब क्या करें उसका। तो ये सर आपकी ये एक और किताब है, ये अंग्रेजी में है द चार्मिंग सवात। ये जो उर्दू की सवात किताब है उसी का तर्जुमा है या ये कुछ अलग है? एक्चुअली बुनियाद तो टॉपिक्स, बुनियादी चीज़ तो एक है, स्वाद पर जो भी किताब लिखा जाए तो उसमें बात तो एक ही होगी। तो चीज़ तो ये होगा, लेकिन वजाहत और तफसील और इन चीज़ों के, ठीक है, वो ज़्यादा जो है वो उर्दू में है। और बाकी ये जो कोई भी फॉरेनर आता है या कोई जिसको सवात के वाले से, तो ये बड़ा अच्छा किताब है उसके लिए, बहुत अच्छा। तो अभी कब के ख़त्म हो चुके हैं बाज़ार में, ये तो अभी नहीं मिल रहा। और मुझे मौका नहीं मिलता कि अभी दोबारा इसको प्रिंट करूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर, लिखते रहिए, साइकिल चलाते रहिए। आपने मुझे याद किया। ये तो मतलब ये है कि ये सोई हुई दुनिया में मैंने किया, किसी ने पूछा तक भी नहीं। और आप पता नहीं कि कितनी दूर से आए। और यहाँ पाकिस्तान में बड़े काम करने वाले भी बहुत हैं और इन बड़े कामों को अप्रिशिएट करने वाले भी बहुत हैं। कई दफ़ा खलीज ऐसी बीच में हायल हो जाती है कि खबर नहीं पहुँच पाती। मसलन मैं सवात आया तो मुझे पता चला, फिर मैं कहा यार ये तो कमाल, मतलब होता है ना कि खबर पहुँचना। अब ये खबर मुझ तक पहुँची होती आपकी 6 साल पहले, तो मैं आपके कदम बोसी के लिए 6 साल पहले हाजिर हो चुका होता। कई दफ़ा खबर भी नहीं पहुँचती। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चाय और पिएंगे हम करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम बैक। आज हम आपको पाकिस्तान के 2 ऐसे बासलाहियत नौजवानों से मिलवाएंगे जिन्होंने दुनिया के मोतबर तरीन तालीमी और फ़िक्री मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। वर्ल्ड यूथ फोरम, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाला एक इंतहाई बावकार इकनॉमिक्स और बिजनेस मुकाबला है, उसमें पहली मरतबा 2 पाकिस्तानी नौजवानों ने नुमाया एजाज़ात पाए हैं। अमान सिद्दीकी ने आउटस्टैंडिंग डिबेटर का अवार्ड हासिल किया है, जबकि रेयान खान ने एक्सीलेंस इन द एकेडमिक टेस्ट का एजाज़ जीत लिया है और ये साबित किया है कि पाकिस्तानी नौजवान आलमी सतह पर किसी से कम नहीं है। मज़ीद अमान सिद्दीकी और रेयान खान से ही उनकी कामयाबी के बारे में जान लेते हैं। दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम अमान आपकी जानिब आते हैं। ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग है कि आपने डिबेटिंग का अवार्ड अपने नाम किया है, तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे अमान, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़े का एक्सपीरियंस रहा। not just academically studying and working on economics, but also going there, seeing the school. बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस रहा और इंटरेस्टिंग सा था, तो पहली दफ़ा गए हैं। राइट। अच्छा रेहान, आप बताइए, एक तो कंग्रेचुलेशंस भी आप दोनों को, इतनी ज़बरदस्त कामयाबी है, तारीख़ी कामयाबी हम कहें तो वो भी दुरुस्त होगा। हमें और हमारे नाज़रीन को बताएं, ये जो वर्ल्ड यूथ फोरम है ये है क्या बेसिकली, और इसमें सिलेक्शन किस तरह से हुई आप लोगों की? हमारा सिलेक्शन एक एंट्रेंस का इम्तहान था। वी वेंट एंड टुक द एग्ज़ाम ऑन इकोनॉमिक स्किल्स और फिर हम 3 सिलेक्ट हुए थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। राइट। अच्छा, तो ये भी बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मुकाबला था, इसमें बहुत सारे ऐसे डिबेटर्स पहले से ही मौजूद हैं, उनकी तो सोसाइटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है जिनकी अगर आप वीडियोस भी देखें तो आपको पता चलता है कि इतने बड़े बड़े नाम वहाँ से निकले हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा एक्सपीरियंस। जी अमान, आप बताइएगा। जी, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इट वाज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। जैसे मतलब हम तो मतलब यहीं पे ही काम करते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, with people from many different countries, debating and just conversing in general. तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अच्छा रहा। राइट। अच्छा रेहान, आप बताइए, ये जो एकेडमिक टेस्ट में एक्सीलेंस जो एजाज़ आपने जीता है, इसकी आपने प्रिपरेशन किस तरह की, कितना टाइम आपको लगा और आपका ओवरऑल पार्टिसिपेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमने 1 महीना के लिए तैयारी किया। इसके लिए हमारे टीचर का नाम था हसान और उसने इकोनॉमिक्स का क्लासेस लिए थे। एंड ओवरऑल वी प्रैक्टिस माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर 1 month with him and then I did well in the test.
राइट अच्छा अमान, ये डिबेटिंग का अवार्ड जीतने के लिए आपने कितनी कोशिश की, कितनी मेहनत की और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर अ गुड डिबेटर? काफ़ी मेहनत लगी. आई थिंक फॉर अ गुड डिबेटर you have to be able to speak confidently, speak clearly, or you have to not worry about what others might think of you, because at the end of the day you might not even see them ever again. मतलब ये लोग पता नहीं मैं अगली दफ़ा कब देखूँगा, तो ये फ़िक्र नहीं करना चाहिए था मतलब वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में. और काफ़ी तैयारी लगी. सर हसान ने हमारे साथ, ये जो हमारे इकनॉमिक्स के सर थे, सर हसान ने हमारे साथ काम किया था डिसाइडिंग द टॉपिक ऑफ डिबेट, और हमारा स्टैंस लेना, स्पीच बनाना, और सारा कुछ हमें वॉक थ्रू किया, मतलब प्रैक्टिस डिबेट सारा कुछ उन्होंने हमारे साथ किया था. तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन हुआ था और हमने उधर हमने डिस्प्ले किया था. राइट अच्छा रेहान, आप बताइए कितना इम्पॉर्टेंट होता है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आपकी तरह के, इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें, ख़ुद को नॉमिनेट करें, क्योंकि जीतना ना जीतना बाद की बात आती है, कि एक्सपोजर आपको ज़रूर मिलता है. तो आपके ख्याल में कितना ज़रूरी होता है कि इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया जाए? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सारे ने बाहर जाने हैं काम के लिए, इसलिए we need to meet new people, meet foreign people and talk to them and get experience out of it. राइट अच्छा रेहान, आप इसे जानना चाहेंगे, एकेडमिक जो टेस्ट था इसके लिए आपको किस चीज़ की तैयारी की ज़रूरत थी? क्या पहले से मटेरियल मौजूद था जो आपने गो थ्रू करना था, देन यू नीड टू अपीयर फॉर इट, या फिर आपको एक ओपन स्पेस दी गई, कि ओपन फील्ड दी गई जिसमें आप खुद से अपनी जो है स्टडीज़ कर पहुँचे? नहीं, 3 टॉपिक्स थे, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर तीसरा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, उसके बारे में टेस्ट था. राइट अच्छा अमान, आप बताइए कि जो अभी मैंने रेहान से सवाल पूछा कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, और ख़ास तौर पे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है और बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से आपको एक एक्सपोजर भी डेफिनेटली मिलता है, और फिर जब आप जीत जाते हैं तो आप पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे होते हैं. तो इस तरह के इवेंट्स का होना ज़रूरी है, और प्रेपरेशन और पार्टिसिपेशन? जी आई थिंक कि दोनों ही देर जस्ट एज इम्पोर्टेंट. जाके एक्सपोजर लेना, मीटिंग विद न्यू पीपल, मीटिंग विद पीपल फ्रॉम ऑल डिफरेंट बैकग्राउंड्स, नॉट जस्ट मतलब हमारे जैसे लोग के साथ बात करना, डिबेट करना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. प्रिपरेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप मतलब हाउ यू स्पेंड योर टाइम प्रिपेयरिंग, कैसे प्रिपेयर करते हैं. इफ़ यू अंडर प्रिपेयर तो फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर मतलब उधर जाके फिर क्या फ़ायदा बनना है. तो दोनों ही आई थिंक बिल्कुल ठीक, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं. दोनों इम्पोर्टेंट हैं. अच्छा रेहान, आप बताइएगा कि आपके दोस्तों ने हेल्प आउट किया आपको इस दौरान? मेरे दोस्त ने थोड़ा सा हेल्प किया, मतलब लाइक they helped me like practice and like prepare for the test and like boost my confidence. Okay, और फैमिली ने? फैमिली भी नहीं थोड़ा सा हेल्प किया. My dad helped me like practice economics and learn the concepts. तो बाकी आपने खुद से तैयारी की है? बाकी मैंने खुद की. सही है, ज़बरदस्त. अच्छा अमान, आप बताएं क्या फ्यूचर गोल्स हैं आपके, क्या प्लान है ज़िंदगी में आगे करने का? तो अभी तो हम हाई स्कूल जा रहे हैं, सीनियर ईयर जा रहे हैं. तो अभी के लिए इन द नियर फ्यूचर गोल है US जाने का, उधर पढ़ाई करने का, कॉलेज जाना, उधर इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स या फाइनेंस डिग्री लेना, और फिर आगे उधर ही काम का दिल चाहता है, तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा. तो यही गोल्स हैं हमारे. अच्छा, वो तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे पढ़ेंगे क्या? अभी तो इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स ही होगा. इकोनॉमिक्स फाइनेंस दोनों ही. और अगर दोबारा आपको चांस मिलता है इस तरह की किसी अवार्ड में या इवेंट में पार्टिसिपेट करने का, तो फिर किस को आप चूज़ करेंगे, किस शोबे को चूज़ करेंगे जिसमें आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें? डेफिनेटली इकोनॉमिक्स भी एक अच्छा फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है. अभी तो सिर्फ हमने मतलब मैंने तो अभी 2 महीने के लिए पढ़ा था अभी ये ऑक्सफोर्ड जाने से पहले, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा रहता है मेरे लिए इकोनॉमिक्स में. तो और भी जा सकते हैं इकोनॉमिक्स में, आई थिंक फाइनेंस में भी हो सकता है.
काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स है, बिजनेस भी हो सकता है, काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स होते हैं रिलेटिंग टू इकोनॉमिक्स, लेकिन आई थिंक इकोनॉमिक्स भी वास्ट फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड। अच्छा रियान, एनी मैसेज क्विकली अगर आप देना चाहें अपने जैसे फेलो स्टूडेंट्स के? बहुत मेहनत करो और chase your dreams। ज़बरदस्त, ठीक है जी, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है। अमान, आपका कोई मैसेज ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो मुस्तकबिल में इरादा रखते हो इस तरह जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का? आई थिंक उनको डरना नहीं चाहिए, उनको अपने आप को मतलब आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन रखना चाहिए। मैं भी ऐसे ही था, मुझे लगा था कि मतलब बाहर जाके क्या होना है, कैसे लोग मुझे सोचेंगे, लेकिन मतलब डिफरेंट अच्छी सी एक्सपीरियंस होती है, यू मीट न्यू पीपल। हाँ, और मतलब और आपका जो है होराइजन जो है वो एक्सपैंड होता है, आपको पता चलता है, इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, मतलब आपको जैसे लोग परसीव करते हैं, मतलब मुझे खुद पता नहीं अब मैं ये लोग कब आगे ज़िंदगी में देखूंगा। सही है, तो ज़रूरी है पार्टिसिपेशन। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अमान सिद्दीकी और रयान खान मौजूद थे और इनकी जर्नी हम इनसे पूछ रहे थे और आपके साथ शेयर कर रहे थे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।